और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा चर्चित केस है वह है शाहबानो का केस। उस केस में क्या हुआ कि एक महिला थी मध्य प्रदेश की रहने वाली, उसने अपने पति के खिलाफ, वो एडवोकेट था पति, उसके खिलाफ उसने खर्चे का दावा डाल दिया 1973 के अंदर, और डालने के बाद 1973 से पहले डालने के बाद वो नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसमें खर्चा बांध दिया। हस्बैंड जो है वो अपील में चले गए, अपील में आ गए तो अपील में उसका खर्चा और बढ़ा दिया गया हाई कोर्ट के अंदर। अब वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चालू हो गई कि साहब मेरे ऊपर तो पर्सनल लॉ लागू होता है, और पर्सनल लॉ के इस मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो लागू होता है, जिसके हिसाब से मैं सिर्फ इसको जो मेहर का पैसा है वो देने के लिए ही लायबल हूं, और 4 महीने का जो इद्दत का पीरियड है उस इद्दत के पीरियड में इसका खर्चा वहन करने के लिए लायबल हूं। 4 महीने का जैसे ही पीरियड खत्म होगा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी बहस चली, 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने एक डिसीजन दिया। वो कहने लगे भाई हम इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, अब इस जो केस है इसको ना लार्जर बेंच को भेजा जाए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज से, तो इसको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में भेजा जाए। तो 6 जजों की बेंच बनी और उस बेंच के अंदर इस केस को वापस दोबारा सुना गया। तो उसके अंदर काफी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो उस समय के जो जजेस हैं उन्होंने ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके बारे में सबसे पहले एम्फेसाइज किया कि भाई क्यों होना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है, आवश्यकता क्यों है। और हाँ, कमाल की बात यह है कि जो कुरान की आयतें हैं उनके ऊपर भी एक अच्छा खासा उसमें डिस्कशन किया गया। अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने उन आयतों को जिसमें खर्चे की बात की गई है किस तरह से एक्सप्लेन किया है, परिभाषित किया है, वो सारी बातें उसके अंदर एक बड़े स्तर पर डिस्कशन में आई हैं। और ये भी माना गया कि भाई खर्चा देना तो पति की जिम्मेदारी है, ये तो बात मान ली। आखिर में आकर ये बोला गया, जब सारी आयतों का डिस्कशन कोर्ट ने कर लिया, दीज आयत्स लीव नो डाउट दैट Quran imposes an obligation on the Muslim husband to make provision for or to provide maintenance to the divorced wife. The contrary argument does less than justice to the teaching of the Quran. कि भाई जो कुरान की जो टीचिंग है, कुरान की जो शिक्षा है, उस शिक्षा के विरोध में ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि 4 महीने तक ही दे सकता हूं मैं। तो कुरान कहीं पर ये मना नहीं करती। कुरान तो बल्कि ये कहती है कि भाई आपको ये जिम्मेदारी है कि महिलाओं का संरक्षण आपको करना चाहिए। एज ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर एम हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन हिज इंट्रोडक्शन टू मुल्लाज मॉडर्न लॉ, द कुरान इज अल फुरकान, दैट इज वन शोइंग ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड राइट फ्रॉम रॉन्ग। झूठ से सच्चाई की तरफ जाना है, गलत से ठीक की तरफ जाना है और ठीक काम करने हैं। यहां तक तो कुरान की बात थी। अब आगे आ गया भाई, आखिरकार खर्चा बन गया, सब कुछ है, फिर कहां परिवर्तन की जरूरत पड़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए संविधान के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि भाई सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आकर एक एडवोकेट पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी पत्नी को कहता है कि मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ 4 महीने का जो इद्दत पीरियड है तब तक ही दूंगा, उसके बाद ये जाने इसकी दुनिया जाने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां आकर कहा कि अब क्यों जरूरत है कि इस तरह की परिस्थितियां हैं समाज के अंदर, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या कहता है? इट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू डू। ए काउंसिल इन द केस विस्पर्ड समवट audibly that legislative competence is one thing, the political courage to use that competence is quite another. तो सुप्रीम, अब आर्गुमेंट चल रहा है, आर्गुमेंट में एडवोकेट कहते हैं कि साहब ये जो कॉम्पिटेंस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन विल होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो जिस बात को मैंने शुरू में कहा था, तो डॉक्टर ताहिर मोहम्मद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मुस्लिम पर्सनल लॉज, उसका 1977 का एडिशन है, जिसके पेजेस नंबर 200 से लेकर 202 तक
उन्होंने लिखा, he has made a powerful plea for framing a uniform civil code for all citizens of India. ये मुस्लिम राइटर है, मुस्लिम फिलोसफर है. He says, in pursuance of the goal of secularism, the state must stop administering religion-based personal law. Religion-based personal law नहीं होने चाहिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए. He wants the lead to come from majority community, but we should have thought that lead or not lead, कोई लीड करे या ना करे, द स्टेट मस्ट एक्ट, सरकार को कानून बनाना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए. इट वुड बी यूजफुल टू कोट द अपील मेड बाय ऑथर टू द मुस्लिम कम्युनिटी. अब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए डॉक्टर ताहिर मोहम्मद ने क्या अपील करी? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर एनर्जीज इन exerting theological and political pressure in order to secure an immunity for their traditional personal law from the state legislative jurisdiction, the Muslim will do well to begin exploring and demonstrating how the true Islamic laws purged of their time-worn and anachronistic interpretations can enrich the common civil code of India. तो ये उन्होंने भी अपील करी यहाँ के लोगों को कि भाई आप थोड़ा बदलो, समझो. At a seminar held on 18 अक्टूबर 1980 under the auspices, अब ये कोर्ट की डिस्कशन चल रही है. At the seminar held on 18 अक्टूबर 1980 under the auspices of the Department of Islamic and Comparative Law, Indian Institute of Islamic Studies, New Delhi, he also made an appeal to the Muslim community. He means Dr. Tahir Muhammad, Muslim community, to display by their conduct a correct understanding of the Islamic concepts on marriage and divorce. Before we conclude, we would like to draw attention to the report of the Commission on Marriage and Family Laws. अब ये कोर्ट कह रहा है कि भाई हम ये केस अब समाप्त करने से पहले वो जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज की रिपोर्ट जो है, विच वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय रेजोल्यूशन डेटेड 4 अगस्त 1955. The answer of the commission to question number 5 is that a large number of middle-aged women who are being divorced without rhyme and reason, बिना किसी कारण के डिवोर्स दे दिया, should not be thrown on the street, उनको गलियों पर नहीं फेंक सकते, without a roof, बिना किसी छत के, over their heads and without any means of sustaining themselves and their children, बिना किसी भरण पोषण के साधन के, ना उन्हें छोड़ सकते ना उनके बच्चों को छोड़ सकते. ये पाकिस्तान की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोट किया है. तो इस तरह का डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में खूब चला. अब जिस समय ये कानून बन रहा था, संविधान सभा के अंदर डिस्कशन हो रहा था, तो जो आर्टिकल उस समय था, बाद में जब अमेंडमेंट आ गए तो चेंज हुआ, काफी सारे नंबर बदलते चले गए. तो आर्टिकल नंबर 35 था उसका, सीधे सीधे लिखा उन्होंने, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब इसके ऊपर जब अमेंडमेंट्स के लिए सुझाव मांगे गए कि भाई आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो जो अलग अलग सुझाव आए उसमें मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा सुझाव जो दिए थे अमेंडमेंट के, वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो उस समय की संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं के सुझाव थे और वो इसको ओपोज कर रहे थे, इसके विरोध में बोल रहे थे. तो क्या कहते हैं, द डिबेट अराउंड द ड्राफ्ट आर्टिकल ट्रिगर्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द असेंबली. मोस्ट ऑफ द अपोजिशन टू द ड्राफ्ट आर्टिकल केम फ्रॉम मुस्लिम मेंबर्स हु मूव्ड अमेंडमेंट्स टू कीप पर्सनल लॉज आउट ऑफ इट्स स्कोप, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रहने चाहिए उनके पर्सनल लॉज. One member proposed a proviso that would have operationalized the draft article only with the prior assent of the community. कि जी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ले आओ, लेकिन समाज से पहले पूछ लो. The argument mobilized to attack the draft article included first that uniform civil code violated freedom of religion. अब एक और भ्रम फैलाया गया कि जी आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आपको नहीं मिलेगा. तो विश्व के दुनिया भर के देश हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जहाँ पर एक ही तरह का कानून है सबके लिए, क्या वहाँ पर लोगों को विवाह करने की मनाही है मुस्लिम परंपरा से, क्रिश्चियन परंपरा से, हिंदू परंपरा से? नहीं है. विवाह वो किसी भी परंपरा से कर सकते हैं. मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से, या घर में बैठकर नमाज पढ़ने से, या मंदिर में जाकर पूजा करने से, या चर्च में जाकर प्रेयर करने से किसी को कोई मनाही नहीं है.
कोई कहीं पर भी जा सकता। परंतु दूसरी बात है कि डिवोर्स वाला विषय जब आता है तो फिर कानून उसको रेगुलेट करने के लिए सामने आ जाता है। दूसरा उन्होंने लॉजिक क्या दिया, इट वुड क्रिएट डिसहार्मनी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, कि जी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी किस बात की डिसहार्मनी होगी, इस बात का कोई उनके पास कोई ठोस कारण नहीं था, ठोस उदाहरण भी नहीं थे, ठोस प्रमाण भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। दैट इट वाज इनकरेक्ट टू इंटरफेयर विद द पर्सनल लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज इन्वॉल्व। अब वो कहते हैं जी बिना रिलीजियस कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के, डिस्कशन के आप इस तरह के कॉमन सिविल कोड नहीं लाने चाहिए आपको। इस बात को जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई क्यों, द ड्राफ्ट आर्टिकल डिड फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द अदर क्वार्टर्स, खाली इनके अलावा नहीं तो दूसरे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर आर्ग्यूड दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री, भारत की एकता के लिए जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर क्रेडेंशियल्स, he reminded Muslims members that this was not a provision that would affect the Muslim community alone, even the Hindu community had to deal with it। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनेगा, तो ये जो भारत में क्रिश्चियन रह रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, भारत में जो सिख रह रहे हैं उन पर भी एप्लीकेबल होगा, जो बौद्ध रह रहे हैं उन पर भी होगा, जो हिंदू रह रहे हैं उन पर भी होगा। जितनी भी कम्युनिटीज हिंदुस्तान में रह रही हैं उन सब के ऊपर वो इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो फिर इसका विरोध की आवाज एक ही ग्रुप से आ रही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी हुआ था, वो ही आज भी वैसे ही लोगों के मन में भ्रम पैदा करा जा रहा है। इट वॉज फर्दर एडेड दैट वुमेन्स राइट कुड नेवर बी सिक्योर्ड विदाउट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो सबसे बड़ा परेशानी का कारण है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की, जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो महिलाएं इस देश की 50% है या हर समाज की 50% है, और जो बच्चे हैं वहां पर, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो। जिस बात को मैंने कहा था कि जो नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर प्रिवेल करते हैं, उनकी रक्षा कैसे हो। मुझे मेरे जीवन का जीने का अधिकार, अब आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, वो नैसर्गिक अधिकारों का ही डिराइवेशन है, वहीं से वो अपनी पावर डिराइव कर रहा है, वहीं से वो राइट डिराइव कर रहा है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 कि भी सब समान है कानून के सामने। तो मुझे भी कुदरत ने ऐसे ही बनाया कि सब समान है एक दूसरे के सामने, कोई अलग नहीं है। और अब तो क्योंकि कानून कोडिफाई होने लग गए हैं, लोगों में जागरूकता भी बहुत आ गई है, तो आपने देखा भी जो जानवर हैं उनके लिए भी कानून बनते हैं, उनको भी माना कि इनकी भी डिग्निटी है, इनका भी अपना सम्मान है। तो जब जानवर तक को भारत की संसद ने और संविधान ने उनको समान अधिकार दे दिए, उनको भी एक सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार दे दिया, तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास भी उससे ज्यादा अधिकार है समानता के, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हों।